नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक में गहरा उतरने वाले हैं जो हम सबको कभी ना कभी ज़रूर परेशान करता है। ओवर थिंकिंग, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। और इसके लिए हमने एक बहुत ही दिलचस्प लेख उठाया है, माइंड ओवर मैटर, द पाथ टू स्टॉपिंग ओवर थिंकिंग। तो आज हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि दिमाग इस जाल में फंसता क्यों है, बल्कि उन रास्तों को भी खोजना है जिनसे हम बाहर निकल सकें। और ये एक ऐसा अनुभव है, मतलब शायद ही कोई इसे बचाओ। आप रात को सोने की कोशिश करें और दिमाग अचानक 10 साल पुरानी कोई बात ले आता है। उस दिन मुझे वैसा नहीं बोलना चाहिए था। या फिर आप काम कर रहे हैं और दिमाग में कल की मीटिंग की चिंता चल रही है। अगर मैं ठीक से बोल नहीं पाया तो सब क्या सोचेंगे? ये सवाल एक लूप पर चलते रहते हैं ना, और सारी शांति छीन लेते हैं। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि हमें लगता है कि हम कुछ जरूरी काम कर रहे हैं। हाँ, किसी समस्या को सुलझा रहे हैं। सही कहा। लेकिन स्रोत इसे बहुत साफ तरीके से बताता है। ओवरथिंकिंग का मतलब सोचना नहीं है। इसका मतलब है एक ही विचार के इर्द गिर्द बिना किसी समाधान के बस घूमते रहना। तो समस्या सोच नहीं, सोच का बेकाबू हो जाना है। और इसके असर बहुत गहरे होते हैं। सबसे पहला तो ये हमें अभी से चुरा लेता है। हमारा शरीर तो वर्तमान में होता है, पर दिमाग वो या तो अतीत में जी रहा होता है या भविष्य में। यानी हम उस पल को ही खो देते हैं जो असल में हमारे पास है। ठीक कहा। दूसरा, यह हमें लकवाग्रस्त कर देता है, जिसे एनालिसिस पैरालिसिस भी कहते हैं। हम हर छोटे बड़े फैसले के इतने पहलू सोचने लगते हैं कि आखिर में कोई फैसला ही नहीं ले पाते। और तीसरा, जो शायद सबसे खतरनाक है, ये हमारी मानसिक ऊर्जा को एक दीमक की तरह खा जाता है। दिन के अंत में हम शारीरिक रूप से थके हों या न हों, दिमागी तौर पर पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। लेख की एक लाइन इस पूरी बात का सार है। ओवरथिंकिंग भविष्य के दुख और अतीत के दर्द को आज में जीने की कला है। ये लाइन तो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारा दिमाग जो हमें बचाने के लिए बना है, हमारे खिलाफ ही काम क्यों करने लगता है? हम इस चक्कर में फंसते ही क्यों हैं? इसके पीछे की वजहें क्या हैं? ये बहुत ज़रूरी सवाल है। और जब हम इन वजहों को समझते हैं तो समाधान का रास्ता भी दिखने लगता है। इसमें 4 मुख्य वजह बताई गई हैं। पहली है नियंत्रण की एक गहरी आदत। हम सब चाहते हैं कि जिंदगी हमारे हिसाब से चले, सब कुछ परफेक्ट हो। लेकिन जिंदगी तो अप्रत्याशित है ना? जब चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं तो हमारा दिमाग उन पर काबू पाने की कोशिश में लगातार सोचने लगता है। ये एक तरह से दिमाग का तरीका है महसूस करने का कि मैं अभी भी कंट्रोल में हूं। जबकि असल में ऐसा है नहीं। बिल्कुल नहीं। तो मतलब दिमाग एक भ्रम पैदा कर रहा है कि सोचने से सब ठीक हो जाएगा। और मुझे लगता है इसी से जुड़ी हुई एक और चीज है, डर। क्या इसका भी कोई रोल है इसमें? बहुत बड़ा रोल है। यही दूसरी वजह है, असफलता का डर। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो? हाँ, ये डर हमारी सोच पर एक ब्रेक लगा देता है। हम कोई भी कदम उठाने से पहले उसके हर बुरे नतीजे की कल्पना कर लेते हैं, और नतीजा हम कदम उठाते ही नहीं, बस सोचते रह जाते हैं। बस सोचते रह जाते हैं। ये सोच हमें गलतियों से बचाने की कोशिश में हमें जिंदगी जीने से ही रोक देती है। और अतीत की गलतियों का क्या? वो तो बार बार याद आती हैं। वही हमारी तीसरी वजह है, अतीत का बोझ। पुरानी गलतियां, अधूरे रिश्ते, वो बातें जिनका हमें पछतावा है। ये हमारे दिमाग में अटकी हुई फाइलों की तरह हैं, जो बार बार अपने आप खुल जाती हैं। हम उन पलों को बार बार जीते हैं, ये सोचते हुए कि काश मैंने ऐसा किया होता। हम उस कहानी को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं जो पहले ही लिखी जा चुकी है। और चौथी वजह भविष्य से जुड़ी है, भविष्य की अंतहीन चिंता। हम उन पुलों के बारे में परेशान होते हैं जिन पर हम अभी पहुंचे भी नहीं हैं। हम उन समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं जो शायद कभी आएंगी ही नहीं। इन चारों वजहों को सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग एक साथ अतीत, भविष्य और नियंत्रण के बीच फंसा हुआ है। लेख में एक बहुत छोटी लेकिन असरदार कहानी है। एक आदमी नदी किनारे घंटों बैठा बस यही सोचता रहा, पानी गहरा लग रहा है, बहाव तेज है, अगर मैं डूब गया तो? वो हर खतरे का विश्लेषण करता रहा। तभी एक दूसरा आदमी आया, उसने एक पल नदी को देखा, पानी में उतरा और तैर के पार चला गया। ये कहानी कमाल की है, क्योंकि ये हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई बताती है। सोचना किसी को नदी पार नहीं कराता, एक्शन कराता है।
और यहीं पर वो सबसे दिलचस्प बात आती है जिसे लेख में ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा झूठ कहा गया है। इंतजार, सबसे बड़ा झूठ, ये क्या है? झूठ ये है कि जब हम ओवरथिंक करते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत प्रोडक्टिव हैं। हमें लगता है कि हम किसी समस्या की तह तक जा रहे हैं, उसका समाधान निकाल रहे हैं। हाँ, मतलब हम कुछ काम कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन असल में हम सिर्फ चिंता को और गहरा कर रहे होते हैं। हम समाधान की तरफ 1 इंच भी नहीं बढ़ते, बस उसी गोल चक्कर में घूमते रहते हैं। ये चिंता को काम समझने की भूल है। लेख में एक बहुत तीखी उपमा दी गई है। अगर आपकी सोच आपको समाधान की ओर नहीं ले जा रही, तो वो सोच नहीं, एक तरह का मानसिक जहर है। वाह, ये तो पूरी सोच को ही बदल देता है। मतलब हमारा दिमाग हमें यकीन दिला रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं, जबकि हम बस अपनी ही ऊर्जा खत्म कर रहे हैं। ये तो बहुत ही निराशाजनक लगता है। अगर ये जाल इतना गहरा है, तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? क्या हम अपनी इस आदत को बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए बहुत व्यावहारिक और ठोस तरीके दिए गए हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि अभ्यास है। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली तरीका है अभी में वापस लौटना। ओवरथिंकिंग का ईंधन या तो अतीत है या भविष्य। इसका इलाज सिर्फ एक शब्द में है, वर्तमान। जैसे ही लगे कि दिमाग विचारों के तूफान में फंस रहा है, तुरंत अपने आसपास की किसी चीज पर ध्यान लगाएं। अपनी सांसों पर ध्यान दें। बस सांस के अंदर और बाहर जाने को महसूस करें। अपने पैरों के नीचे जमीन को महसूस करें। कमरे में आ रही आवाजों को सुनें। ये छोटे छोटे काम दिमाग को अतीत या भविष्य से खींचकर अभी में ले आते हैं। और जिंदगी तो सिर्फ अभी में ही है। बस अभी में ही है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन असल में करना उतना ही मुश्किल। दिमाग बार बार भागता है, लेकिन शायद बार बार उसे वापस लाना ही अभ्यास है। अच्छा, दूसरे तरीके के बारे में बताइए। दूसरा तरीका हमारे विचारों के साथ हमारे रिश्ते को बदलने के बारे में है। हमें ये समझना होगा कि हमारे दिमाग में आने वाला हर विचार सच नहीं होता। लेख में दिमाग की तुलना एक रेडियो से की गई है, जिस पर हजारों स्टेशन चल रहे हैं। न्यूज़, ड्रामा, कॉमेडी, हॉरर। आपको ये चुनना है कि कौन सा स्टेशन सुनना है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, जैसे मैं ये काम नहीं कर सकता, तो उसे सच मानने के बजाय एक कदम पीछे हटकर खुद से पूछें, इस विचार का क्या सबूत है? क्या ये 100% सच है? या बस एक कहानी है जो मेरा दिमाग मुझे सुना रहा है? एग्जैक्टली। आपको हैरानी होगी कि हमारी 90% से ज्यादा चिंताएं सिर्फ कल्पना पर आधारित होती हैं। मतलब अपने ही विचारों पर सवाल उठाना, एक तरह से अपने दिमाग का जासूस बनना। ये दिलचस्प है। और डर का सामना करने के बारे में भी कुछ था, है ना? हाँ, और ये तीसरा तरीका थोड़ा हिम्मत वाला है। वो है सबसे बुरी स्थिति को सोचकर उसे स्वीकार कर लेना। ओवरथिंकिंग का एक बड़ा कारण क्या होगा अगर वाला डर है। इसका सीधा उपाय है कि एक बार शांति से बैठें और उस अगर का सामना करें। खुद से पूछें, ठीक है, मान लिया सबसे बुरा हो गया, तो फिर क्या? मैं क्या करूंगा? जब हम इस सवाल का शांति से जवाब ढूंढते हैं, तो अक्सर पता चलता है कि या तो वो स्थिति उतनी बुरी है ही नहीं जितनी हम सोच रहे थे, या फिर हम उससे निपट लेंगे। हाँ, कि हम उससे निपटने के लिए सक्षम हैं। ये स्वीकृति उस डर की हवा निकाल देती है जो विचारों को हवा दे रहा था। ये तो डर को सीधे सीधे चुनौती देने जैसा है। मुझे चौथा तरीका बहुत पसंद आया क्योंकि वो बहुत ही सरल है। री में लिख डाले। लिखने का काम विचारों को एक आकार देता है। जो चीजें दिमाग में विशाल लग रही थीं, वो कागज पर आकर ठोस और मैनेजेबल हो जाती हैं। एक तरह से आप अपने दिमाग का कचरा बाहर निकाल रहे हैं। बिल्कुल। लेख की ये बहुत गहरी पंक्ति है, लिखा हुआ दुख आधा रह जाता है। लिखने से विचारों का बोझ सच में हल्का हो जाता है। और पांचवा और आखिरी तरीका, जो शायद इन सब का निचोड़ है। निश्चित रूप से पांचवा तरीका है एक्शन लेना, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी दुश्मन गति है, यानी एक्शन। सोच का चक्र तभी टूटता है जब हम कुछ करते हैं। अगर आप किसी प्रेजेंटेशन को लेकर घंटों से सोच रहे हैं, तो बस पहली स्लाइड बना लीजिए। अगर किसी मुश्किल बातचीत से बच रहे हैं, तो बस एक मैसेज लिखकर भेज दीजिए कि हमें बात करनी है। एक छोटा सा कदम भी आपके दिमाग को ये सिग्नल देता है कि आप सोचने वाले मोड से करने वाले मूड में आ गए। हाँ, और ये बदलाव तुरंत दिमागी शांति लाता है। ये पांचों तरीके बहुत ही ठोस हैं। ये एक तरह से फर्स्ट एड किट की तरह है जब विचारों का हमला हो। लेकिन मुझे ये भी जानना है कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे ये हमले कम हो?
क्या इस समस्या की जड़ पर काम करने का भी कोई तरीका है? बिल्कुल। और यहीं पर ये चर्चा व्यवहारिक तरीकों से आगे बढ़कर एक गहरी समझ की ओर जाती है। लेख में भगवत गीता के एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक का जिक्र है, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। और इसे ओवरथिंकिंग से कैसे जोड़ा गया है? बहुत खूबसूरती से जोड़ा गया है। ओवरथिंकिंग असल में है क्या? ये फल पर अटके रहना ही तो है। हम नतीजों के बारे में, उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमारे नियंत्रण में है ही नहीं। मीटिंग कैसी जाएगी, लोग क्या कहेंगे, क्या मैं सफल होऊंगा, ये सब फल की चिंता है। जबकि शांति कर्म में है, यानी वो काम करने में जो अभी इसी पल हमारे हाथ में है। जैसे ही हम अपना पूरा ध्यान फल से हटाकर अपने कर्म पर ले आते हैं, दिमाग के पास भटकने के लिए जगह ही नहीं बचती, वो अपने आप शांत हो जाता है। ये तो एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है, यानी अपनी ऊर्जा को चिंता से हटाकर काम में लगाना। इसी से जुड़ी एक और पंक्ति है लेख में जो मुझे बहुत असरदार लगी। जो चीज मेरे हाथ में नहीं, उसे मैं अपने दिमाग में क्यों रखूं? ये एक सवाल की तरह लगता है, लेकिन असल में ये एक फिल्टर है। बिल्कुल, ये एक शक्तिशाली मंत्र है। अगली बार जब आप किसी ऐसी चीज के बारे में चिंता करें जिसे आप बदल नहीं सकते, जैसे मौसम, किसी और का व्यवहार या अतीत की कोई घटना, तो खुद से ये सवाल पूछें। यह आपको तुरंत याद दिलाएगा कि आप अपनी मानसिक ऊर्जा गलत जगह पर बर्बाद कर रहे हैं। तो एक तरफ ये गहरी समझ है और दूसरी तरफ वो 5 व्यवहारिक तरीके। क्या कुछ ऐसी आदतें भी हैं जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर अपने दिमाग को ओवरथिंकिंग के लिए कमजोर बना सकते हैं? हाँ, और ये आदतें दिमाग को धीरे धीरे रीट्रेन करने जैसी हैं। जैसे रोज सुबह थोड़ी देर टहलना या कोई भी हल्की फुल्की कसरत करना। ये दिमाग में अच्छे केमिकल रिलीज करता है और विचारों को साफ करता है। दिन में कुछ समय के लिए फोन से दूरी बनाना, ताकि दिमाग को बाहरी उत्तेजना से आराम मिले। और सबसे जरूरी, रात को सोने से पहले दिन की कोई 3 ऐसी चीजें याद करना जिनके लिए आप आभारी हैं। अच्छा, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। हाँ, ये दिमाग का फोकस जो नहीं है से हटाकर जो है उस पर लाता है। और आखिर में खुद से नरमे से बात करना। जब कोई गलती हो जाए तो खुद को कोसने के बजाय वैसी ही बात करना जैसे आप किसी दोस्त से करते। दिमाग वही सीखता है जो हम उसे बार बार सिखाते हैं। कोई हमारी पहचान नहीं है, ये बस एक मानसिक आदत है और किसी भी आदत की तरह इसे बदला जा सकता है। मुझे लेख की आखिरी लाइन याद आ रही है, आपकी जिंदगी आपके सोचने से नहीं, आपके जीने से बनती है। असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी सोच को अपना मालिक नहीं बल्कि अपना एक साधन, एक टूल बना लेते हैं। एकदम सही। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। गीता का ज्ञान हमें क्यों का जवाब देता है कि हमें फल की चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए, और लिखने या एक्शन लेने जैसी तकनीकें हमें कैसे का रास्ता दिखाती हैं। ये एक दिन का काम नहीं, एक निरंतर अभ्यास है। हर बार जब आप खुद को विचारों में उलझा हुआ पाएं और होशपूर्वक उसे तोड़ें, तो आप इस नए कौशल को और मजबूत कर रहे होते हैं। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोता के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहेंगे। अगर ज्यादा सोचना एक सीखी हुई आदत है, तो मन की शांति एक सीखा हुआ कौशल है। इसे अभ्यास से हासिल किया जा सकता है। तो आज वो पहला सबसे छोटा कर्म क्या होगा जिससे इस नए कौशल की नींव रखी जा सके?